Yes, my dear students, very good morning to all of you, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. As you know, students, yesterday we had done the quick revision of this chapter. Chapter is the forces and law of motion. Today we will discuss about NCERT of this chapter, and we will start each and every question. Okay, some questions, 4 and 5 questions I have given in the homework. किसी को अगर कोई डाउट है बेटा उस क्वेश्चंस में तो प्लीज डिस्कस करें, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे या लाइव क्लासेस में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं बेटा, एक तुम्हारे पास एक पेज होना चाहिए या एक नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक के लास्ट पेज पे अपने डाउट्स नोट करते रहिए, ठीक है। जब भी तुम्हें लाइव क्लासेस मिलती हैं या जब भी तुम्हें व्हाट्सएप पे क्वेरी टाइम मिलता है, जो भी है जैसे भी है, तुम्हें अपने डाउट्स क्लियर करने। डाउट को डाउट मत रहने देना, डाउट को एकदम अच्छे से समझ जाना कि हाँ ये हमारा डाउट था और इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो उनसे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ये तुम कर सकते हो तो वो मैं होमवर्क बोलता रहूँगा, वो तुम्हारा आज का होमवर्क हो जाएगा। और जो उनसे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करवाने वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे सभी। मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोई स्किप नहीं करूंगा, कोई जंप नहीं करूंगा। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस किसी पेज पे हैं और कुछ क्वेश्चन किसी पेज पर है, तो तुम सीरियल ऑर्डर में ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना सीरियल नंबर को क्वेश्चंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन टेक्स्ट का, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर इनर्शिया, होमवर्क का क्वेश्चन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में जा रहा है। स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है बेटा, आज होमवर्क मिला तुम्हें स्टार्टिंग में। चलिए सेकंड, इन द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे कट कर देंगे, ये नहीं करना। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। क्वेश्चन 3, वेरी नाइस होमवर्क। एक्चुअल में बेटा क्या है कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इसके तो मुझे जो होमवर्क तुम्हें मिल रहा है, इनर्शिया के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, समझ पा रहे हो तुम, तुम्हारे नोट्स में ये क्वेश्चन तुमने किए भी हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जो सिंटेक्स है, जो लिखने का मेथड है, वो मेथड एक बार मुझे व्हाट्सएप जरूर करके चेक करवा लेंगे, फिक्स है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि एक क्वेश्चन जब तुम लिखोगे बाकी क्वेश्चंस को भी सेम लिखना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करने होते इसमें। हाँ फिर भी अगर मुझे वैसे तो इसे व्हाट्सएप करो तुम, ठीक है, तुम्हारा क्या सिंटेक्स है वो मैं चेक करना चाहूंगा, क्योंकि होमवर्क में होमवर्क है तो नोट्स में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन मेरी तरफ से हो जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर हम इसी का आंसर लिख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड का ही आंसर लिख लेते हैं कि अगर हम ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो कुछ लीव्स हैं जो डिटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन आंसर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, तुम लिखेंगे, लिखते चले जाओ आंसर। राइट डाउन, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री, कहो तो मैं यही लिख देता हूं, व्हेन वी shake the branch of the tree, then branch comes in a motion when we shake the branch of the tree, then branch comes in a motion, but it leaves try to in a motion, but it leaves try to remain in rest। अब यहां तक तुमने लिखा कि जब हम ब्रांच को शेक करेंगे तो ब्रांच मोशन में आ जाएंगी,
बट जो लीव्स हैं वो मोशन में नहीं आ पाते हैं, या आते हैं तो कुछ टाइम लगता है, क्यों? वो रिमेन ट्राई कर रहे होते हैं, रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मैं चाहता हूँ तुम इसका रीजन बताओ। ड्यू टू, अब हम अगर यहाँ पर लिखें तो ड्यू टू में क्या आएगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट में थे, अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंडरलाइन भी करेंगे। ये मेन पॉइंट लिखा तुमने इस क्वेश्चन का, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फाइनली, इसी के आगे लिख लो बेटा, एंड फाइनली, अब लिख लो, एंड फाइनली लीव्स गेट डिटैच्ड, फाइनली लीव्स गेट डिटैच्ड and fall down और नीचे गिर जाओ। ठीक है, डन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हुए हमारे? 3 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं बेटा सीरियल ऑर्डर में चलता रहूंगा, क्वेश्चन लगातार मेरे इंक्रीज होते रहेंगे, तुम्हारे पेजेस चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखना। Now come to the question number 4. Why do fall in a forward backward question for 101% homo question? 101%. ठीक है, चलिए, फोर्थ हो गया। Come to the question number 5. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. ये theoretical question है बेटा, question 5 is a one of theoretical question. एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मेरी वीडियो में ध्यान से सुना। तो मैंने तुम्हें समझाया था कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी पे, ठीक है, तो बेसिकली हम एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस नहीं लगाते। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस लगाएंगे तो कभी भी मोशन नहीं होगी। क्या होगा कि एक ऑपोजिट फोर्स होगा और एक सिमिलर फोर्स होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक बॉल है, मैं इस बॉल के ऊपर ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, और इधर से जो मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि बॉल ने मेरे ऊपर लगाया होगा। मेरे ऊपर कितने फोर्सेस लगे? एक। किसने लगाया? बॉल ने, ठीक है। और दूसरा, मैंने बॉल के ऊपर कितने फोर्सेस लगाए या बॉल के ऊपर कितने फोर्सेस लगे? सिंपल, एक जो मैंने लगाया। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक एक फोर्स लग रहा है। अगर सेम ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस लगते हैं तो डेफिनेटली उसकी मोशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक यहां से फोर्स लगा, एक फोर्स यहां से लगा। अब ऑब्जेक्ट सिंगल है लेकिन फोर्सेस 2-2 हैं। जब एक ऑब्जेक्ट पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे तो वो मोशन कैसे हो सकती है? वो तो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। क्यों? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कंसेप्ट को माइंड में सेट करो, ऑब्जेक्ट सिंगल है, फोर्सेस 2 हैं, ऊपर से इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में तो इक्वल एंड ऑपोजिट वर्ड तो आता ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगल हो गया तो डेफिनेटली वहां मोशन नहीं होगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ में ऑब्जेक्ट कभी सिंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने दीवार पे फोर्स लगाया, एक तो ऑब्जेक्ट दीवार है, फिर दीवार ने मेरे पे लगाया, तो एक ऑब्जेक्ट में हूं, तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा किस में काम करता है? आंसर है पेयर पे। ये पेयर बनाता है, सिंगल नहीं रहता। एक ही ऑब्जेक्ट पे 2-2 फोर्सेस नहीं होते, ठीक है, ये पेयर में काम करता है। तो इसीलिए अब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, कार को अगर हम पुश कर रहे हैं, तो हमने कार को पुश किया तो गाड़ी हमें तो भी पुश करेगी, फिर हम पीछे क्यों नहीं चले जाते? गाड़ी अगर आगे जा सकती है तो हम पीछे क्यों नहीं जाते? तो मैंने वहां पे तुम्हें आंसर दिया था कि हम क्या करते हैं, हम उसी फोर्स से अर्थ को या फर्श को, फ्लोर जो है, हार्ड सरफेस या रोड जिसे तुम कह सकते हो, रोड को पुश कर देते हैं। ठीक है, जब रोड को पुश करते हैं तो रोड हम पे ऑपोजिट फोर्स। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को जरा, ये देखो ध्यान से, ये एक कार है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ कार। देखो मजाक नहीं है, ये बहुत अच्छी कार है। सॉरी थोड़ी सी गलती है,
दिस इज द वन। जैसे भी तुम्हें लग रही है कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हमने ये एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये हमने इस पे फोर्स लगाया। अब मेरे पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ऑन द कार, यहाँ पर एक फोर्स लगा, ये फोर्स नंबर 1, फिर गाड़ी पर्सन पे फोर्स लगाई, फोर्स नंबर 2। अब ये है रोड, दिस इज द रोड, ठीक है, ये एक रोड होगी। तो पर्सन जब रोड पे फोर्स लगाएगा तो रोड उस पे फोर्स लगाएगी। मान लो पर्सन ने रोड पे फोर्स लगाया 3, ये रोड ने वापस लगा दिया न्यूटन थर्ड लॉ के कारण 4। तो अब सिंगल बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो आंसर है 2 4। मतलब ये दो फोर्सेस एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। जब एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट, डेफिनेटली क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी पोजीशन क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि मैंने अर्थ को फोर्स लगाया और अर्थ ने मुझे उतना ही फोर्स वापस कर दिया ताकि जो गाड़ी मेरे पे फोर्स लगा रही थी मैं उस फोर्स को कैंसिल कर सकूं। ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। समझ आया पॉइंट? अगर मैं हवा में होता, अर्थ को टच ना कर रहा होता, तो मैं इस गाड़ी को धक्का ही नहीं मार सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? मैं गाड़ी को पुश करूंगा, गाड़ी मुझे पुश करेगी, मैं पीछे चला जाऊंगा। सिंपल है ना? क्यों? क्योंकि मेरे को तो सेकंड फोर्स पीछे लेकर जाएगा। लेकिन इस सेकंड फोर्स को कैंसिल कैसे किया जाए? हमने अर्थ की हेल्प ली है, हार्ड सरफेस की हेल्प ली है, हमने उससे फोर्स लेकर इसका फोर्स कैंसिल कर दिया जो कार ने हम पे लगाया था। कार ने हम पे फोर्स क्यों लगाया था? क्योंकि हमने कार पे लगाया था, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है वो भी उतना ही फोर्स लगाएगी तुम्हारे ऊपर। फिर तुमने अर्थ पे लगाया तो अर्थ ने तुम पर क्यों लगाया? क्योंकि तुमने अर्थ पे लगाया फोर्स, अर्थ ने तुम पे वापस लगा दिया न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में बेटा लाइफ है। अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ ना हो तो तुम चल ही नहीं सकते। कैसे नहीं हम वॉक कर सकते थे? हम कहते हैं ना वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। मान दो मैं फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी है हमारे लिए, बट बेसिक समझो कि यह न्यूटन थर्ड लॉ कितना काम करता है। हमने पैर से, अपने फीट से हमने जैसे ही हार्ड सरफेस को पुश किया तो उसने हमारे पैर को वापस पुश किया और हमारा पैर आगे चला गया। अगर वो वापस पुश ना करे तो हमारा पैर आगे जाएगा ही नहीं। हमने जिस चीज को दबाया वो बस दब जाएगा, लेकिन आगे कैसे जाएगा? हम अपने पैर को आगे एक स्टेप आगे ले जाने के लिए हम पहले अर्थ को या हार्ड सरफेस को पुश करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमें उल्टा पुश करता है, जब रिएक्शन देता है उस चीज का तो हमारा पैर आगे जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो हॉर्स एंड कार्ट वाले जो कंसेप्ट है, जो ये न्यूमेरिकल है हॉर्स एंड कार्ट वाला, तो अब ये कंसेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसका तुम आंसर कर सकते हो। मैं आंसर बोलूंगा, तुम लिखते चले जाना, फटाफट से लिखना थोड़ा सा, बाकी अब समझ तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा। बिकॉज जिसने ये पॉइंट समझ लिया तो डेफिनेटली अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं और कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो राइट डाउन बेटा, मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है? फटाफट से लिखेंगे सभी बच्चे, बी एक्टिव। अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड with foot. Horse pushes the ground with foot in the backward direction. A horse pushes the ground with foot in the backward direction, full stop. According to Newton's third law, a reaction force is exerted by the earth. According to Newton's third law, a reaction force exerted by the earth on the horse in the forward direction. Horse ने लगाया backward direction में, अर्थ ने लगाया forward direction में। ये वाला केस, नीचे वाला केस, backward forward, ठीक है? A horse pushes the, मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लें अगर किसी का कोई वर्ड मिस हुआ है। A horse pushes the ground with foot in the backward direction, full stop. According to Newton's third law, a reaction force is exerted by the earth on the horse in the forward direction, full stop. आगे लिखेंगे, the cart moves when the forward reaction, कहता जो कार्ट है, जो पीछे बग्गी लगी हुई है, वो कब मूव करेगी?
जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, वो आगे की तरफ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो इसको लिखते हैं द कार्ट मूव्स व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स ग्रेटर देन द ऑपोजिट frictional forces. The cart moves when the forward reaction becomes greater than the opposite frictional forces between the cart and the ground. Between the cart and the ground. अब ये तो एक सिंपल ही है कि कार्ट मूव फॉरवर्ड कब करेगी, वो मूव आगे की तरफ तब फॉरवर्ड करेगी जब पीछे की तरफ लगने वाले फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाएंगे और आगे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो कार डेफिनेटली आगे चलेगी। अब उसको आगे लेकर कौन जाएगा? उसको आगे ले जाने के लिए हमने फोर्स लगाया, फोर्स ने क्या किया? ग्राउंड को पुश किया, ग्राउंड को पुश किया, ग्राउंड से फॉरवर्ड पुश किया। जो फॉरवर्ड पुश करेगा तो फोर्स को इतना बैकवर्ड पुश करना पड़ेगा कि कार्ट के सारे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जिसके कारण कार्ट आगे नहीं जा सकती, उससे ज्यादा फोर्स के पास फॉरवर्ड होना चाहिए। तो हॉर्स के पास फॉरवर्ड फोर्स आएगा, बैकवर्ड फोर्स जब वो अर्थ पे लगाएगा तो उसे इतना सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा अर्थ पे ताकि उसके पास जो अर्थ फॉरवर्ड फोर्स उसको प्रोवाइड करेगी रिएक्शन के रूप में, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, तो वो इतना ज्यादा हो कि कार्ट के सारे ऑपोजिट फोर्सेस को कैंसिल करने के बावजूद भी वो फॉरवर्ड फोर्स उसके पास बचना चाहिए ताकि कार्ट बचे हुए फोर्स से लेफ्ट और रिमेनिंग फोर्स से आगे आ सके, ठीक है। तो कंसेप्ट्स बेटा हम स्पीड अप नहीं हो रहे हैं, हम बहुत फास्ट भाग नहीं रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, बट कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट एकदम अच्छे से बन जाना चाहिए, मज़ा आ जाए फिजिक्स पढ़ के, हर चीज़ का पता हो हम चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। बच्चा कई बार आंसर नहीं कर पाता, टीचर कंफ्यूज हो जाता है बेटा इस कंसेप्ट को लेके, मैं बार बार बता रहा हूँ, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंसेप्ट पे। क्या कि अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा, कैसे नहीं मूव कर रहा, मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया। अगर ऑब्जेक्ट पे सिंगल फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट पे सेम ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। हमने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी आगे गई, हम पीछे क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने नीचे सड़क से हेल्प ली, ठीक है। अगर मैं गाड़ी के आगे दीवार खड़ी कर दूं तो गाड़ी दीवार से हेल्प लेकर आगे नहीं जाएगी, सिंपल है ना। तो कंसेप्ट्स बनाओ, माइंड में क्रिएट करो कंसेप्ट्स, ठीक है, ताकि तुम्हारे और इंटरेस्ट क्रिएट हो पढ़ने का, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। बेटा तुम्हें एक टारगेट मिलेगा लाइफ का। मैं फिर से बेटा आज तुम्हें एक और होमवर्क देता हूँ। देखो बेटा, एक ये होमवर्क है तुम्हारा, एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, ये होमवर्क नहीं है, सॉरी, ये मैंने करवा दिया। अभी तक के 2 क्वेश्चन होमवर्क में जा रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा। तुम 9th क्लास में आ चुके हो, अपनी लाइफ का बेटा टारगेट सेट कर लेना कि तुम्हें आगे करना क्या है, उस टारगेट को लेकर ही आगे चलना। बिना टारगेट के अगर चलोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि घर से अगर हम निकलते हैं तो कुछ सोच के निकलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, बिना सोचे निकलेंगे तो मंजिल कहाँ मिलेगी, फिर तो भटकते रहेंगे सड़कों पर, कहीं जाएंगे थोड़ी ना, कभी इस सड़क पे चले गए, कभी उस सड़क पे चले गए, हाथ में कुछ नहीं आएगा, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं, और पता भी नहीं होगा, घर भी नहीं जा सकेंगे वापस क्योंकि रास्ता भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि टारगेट, फिर क्या होता है कि बच्चा इतना आगे निकल जाता है कि पीछे वापस नहीं मुड़ पाता। तो हमेशा अपने मन की करो, पहला पॉइंट, किसी की नहीं सुननी, मन की सुननी है। कि तुम्हें साइंस में मजा आ रहा है पढ़ने का, नहीं साइंस इतनी अच्छी नहीं लगती, मैथ अच्छा लगता है, नहीं मैथ भी अच्छा लगता है, एसएसटी अच्छी लगती है, कईयों को नहीं, साइंस अच्छी लगती है, बट साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, बायोलॉजी थोड़ी कम लगती है। मतलब ढूंढो अपने अंदर से भाई, अपने अंदर जागो कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट आ रहा है। सबको पता है कि तुम्हें हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रहा है या इंग्लिश, तुम्हें एसएसटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है या फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जिसमें रिलैक्स मिलता है पढ़कर, मज़ा आ जाता है, खुशी मिलती है, वही तुम्हारे अंदर पावर है। उसी सब्जेक्ट को तुम्हें आगे लेकर जाना, वही सब्जेक्ट तुम्हें सब कुछ देने वाला है। टारगेट सेट करो, जब पढ़ो तो माइंड में क्वेश्चंस घूमने चाहिए कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ताकि तुम अपने आप को पहचान सको, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सको। तो खुद को रिकॉग्नाइज करो, खुद के साथ मित्रता करो, खुद को अपना फ्रेंड बनाओ,
खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से आंसर्स लो, तभी तुम्हें टारगेट मिलेगा। टारगेट मिलेगा तब तुम चलोगे, तो फिर चलने का मजा ही कुछ और होगा, क्योंकि सामने टारगेट है, वहाँ पहुँचना है। जब पता ही नहीं जाना कहाँ है, कभी किसी सड़क पे कभी किसी सड़क, फिर तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए टारगेट के साथ चलेंगे तब हम अपने टारगेट पे पहुँच भी जाएंगे। चाहे कोई थोड़ा धीरे पहुँचे या कोई थोड़ा जल्दी पहुँच जाए, कोई भाग के जाए, कोई चल कर जाए या कोई गाड़ी पकड़ कर चला जाए, वो मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पहुँचेगा हर कोई फिर अपने टारगेट पे, जिसका टारगेट सेट है। कोई बाद में पहुँचे या कोई पहले पहुँच जाए, बात वो नहीं है, बात है कि पहुँचना है, पहुँचेंगे सब फिर, बट तब पहुँचेंगे जब टारगेट हो, ठीक है। तो ये भी बेटा आज होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज योर होमवर्क, कि सभी को अपना टारगेट सेट कर देना है। और एक होमवर्क और लो आज को, वो होमवर्क ये है कि सभी को अपना टाइम टेबल भी बना लेना है। स्कूल के टाइम टेबल के बाद तुम क्या करते हो, तुम्हें कितना टाइम स्टडीज को देना है और तुम कितना टाइम दे रहे हो, कैसे तुम्हें मैनेज करना है, कैसे तुम्हें मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है, योगा के लिए भी टाइम निकालना है, पढ़ाई भी करनी है और खाना भी खाना है, सोना भी है, थोड़ा फ्रेश भी होना है, तो मतलब माइंड को रिलैक्स भी करना है थोड़ी देर के लिए हमें। तो चाहे वो टीवी देख के करें रिलैक्स, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना भी नहीं है कि बस वो रिलैक्स ही ज़्यादा कर रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो कैसे भी करें, तो हर टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर टाइम टेबल मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल है तुम्हारा, स्कूल में अगर टाइम टेबल ही नहीं होगा तो क्या कुछ भी मैनेज हो सकता है? क्या विदाउट, सोच कर देखना, क्या विदाउट टाइम टेबल स्कूल चल सकते हैं? फिर तो कोई कब पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिसेस कब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो क्या होगा, सारा कितना मतलब कि ना वो हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, मैनेज ही नहीं हो पाएगा कुछ। तो डैट ऐसे तुम बेटा अपने डेली लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम टेबल बनाओगे तभी टारगेट अचीव होगा। ये दोनों बेटा एक दूसरे के बिना नहीं चलते, बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे के। जिसका टाइम टेबल होगा उसकी लाइफ में टारगेट होगा, जिसका टारगेट होगा उसकी लाइफ में टाइम टेबल अपने आप होगा। ये बेटा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं है, सिंपल है। इसमें भी एक लॉजिक है, इसमें भी फिजिक्स है, ठीक है। 2 होमवर्क और हो गए, 4 होमवर्क हो गए हमारे टोटल। आज का होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर किसी ने इस होमवर्क पे वर्क कर लिया ना तो ये होमवर्क लाइफ चेंजिंग होमवर्क होगा, उसके लिए लाइफ बदल जाएगी उसकी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो जरूर इस पे अच्छे से वर्क करेंगे इस होमवर्क पे, ठीक है। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस किए हैं। 5 क्वेश्चन में 2 होमवर्क क्वेश्चन है और होमवर्क एक टारगेट प्लस टाइम टेबल है। टाइम टेबल बनाने के बाद आई वुड लाइक टू गेट इमेज ऑन व्हाट्सएप ऑफ योर टाइम टेबल। मुझे इमेज सेंड करें टाइम टेबल की, फिर मैं देखता हूँ कि किसने कितना क्या बोल सकते हैं कि किसने कितना क्रिएटिव टाइम टेबल बनाया है, कि कैसे मैनेज किया उसने अपनी हर एक्टिविटी को, हर चीज को कैसे उसने सेट किया है। फिर उस टाइम टेबल में से डेफिनेटली मैं एक विनर जरूर बनाऊंगा विद प्राइज, दैट इज माय प्रॉमिस। सभी क्लास, सभी स्टूडेंट्स का टाइम टेबल मेरे पास आए, उस टाइम टेबल में क्या करना है मैं उसके अंदर देखूंगा कि इसने क्या कितने सेट किए, क्या टाइमिंग रखा है, कितने बजे सोने का टाइम है, कितना उठने का है, स्कूल टाइम टेबल इंक्लूड करके फिर अपना बनाया, क्या उसने कैसे मैनेज किया लाइफ को, और अपना टारगेट सेट कर लो। ये मैं जल्दी ही तुमसे पूछने वाला हूँ टारगेट भी तुम्हारा, अभी तो मैं तुम्हारा टाइम टेबल चेक करूँगा और जो मुझे बेस्ट टाइम टेबल लगेगा, बेस्ट टाइम टेबल, डेफिनेटली उसको मैं रिवॉर्ड और गिफ्ट जरूर मिलेगा उसको बाय मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके बेटा, बट एक टाइम टेबल का एक बारी मेरे को और फॉलोअप करवाना है फिर इस टाइम टेबल को, चाहे फॉलोअप जैसे मर्जी हो, लेकिन फॉलोअप फिर मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। तो करो इसको ज़रा, लाइफ चेंजिंग वर्क है ये, तो अपनी अपनी लाइफ को एक बड़ों की तरह सोचने की कोशिश करो, बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है भाई। हाँ, हमें भी आगे चल के बड़े होना है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे हम जिएंगे, ऐसे सोचकर अपना टारगेट सेट करके टाइम टेबल बनाएंगे सब, ठीक है बेटा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू टाइम टेबल, योर टारगेट, ओके, टेक केयर बेटा।